बात करेंगे। जय हिंद, मैं पिंकी विद्यार्थी। लाइफ जीएस में आपका स्वागत है। आज हम बिहार पुलिस के मॉक टेस्ट पे बात करेंगे। आप लोग को प्रतिदिन बिहार पुलिस का मॉक टेस्ट दिया जा रहा है और ये आपका 12वां मॉक टेस्ट है। यानी इससे पहले 11 मॉक टेस्ट यूट्यूब पर डाल दी गई है। आप लोग सभी मॉक टेस्ट को एक बार देख लीजिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पे सवाल पूछा है कि सूफी जाने जाते थे या जाने जाते हैं। सूफी जाने जाते हैं, तो सवाल है कि सर ये सूफी क्या है। तो कोई भी स्टूडेंट अगर इतिहास पढ़ा होगा भाई, तो इतिहास में सूफी संत पढ़ने के लिए आता है और पूछ रहा है कि सूफी संत का संबंध किस धर्म से है। तो सूफी संत का संबंध मुस्लिम धर्म से है। किससे है? मुस्लिम धर्म से है। अब देखिए ईसाई से पूछेगा तो यीशु मसीह जो है वो ईसाई धर्म के ही गॉड है। और दुनिया का सबसे बड़ा जो धर्म है, दुनिया का सबसे बड़ा धर्म जो है वो आपका ईसाई धर्म है। क्योंकि 7 महाद्वीप में 6 महाद्वीप पर ही मानव रहता है और उस 6 महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यानी मुख्य रूप से देखा जाए तो 4 ऐसा महाद्वीप है। यानी 7 महाद्वीप में अंटार्कटिका पर मानव नहीं रहता है, तो बचा 6 महाद्वीप में 4 ऐसे महाद्वीप है जहाँ पे ईसाई धर्म भी माना जाता है मुख्य रूप से। वैसे तो हमारे यहाँ भी ईसाई धर्म है, तो दुनिया का सबसे बड़ा धर्म जो है वो ईसाई धर्म है। और दुनिया का सबसे पुराना धर्म जो है ना, पुराना धर्म, वो आपका हिंदू धर्म है, जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं। सनातन धर्म का सबसे पहला प्रमाण मिला है सिंधु सभ्यता से। सनातन धर्म का जो पहला प्रमाण मिला है वो किससे मिला है? तो सिंधु सभ्यता से है साहब, सिंधु सभ्यता से। ये भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है, ये भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है। देखिए बौद्ध संत की बात करते हैं तो हाँ, बौद्ध धर्म के भी संत हुआ करते थे, बहुत संत है साहब बौद्ध धर्म के। वसुमित्र, अश्वघोष, ये सब आपका बौद्ध संत, नागार्जुन, ये सब बौद्ध संत ही थे। तो देखिए बौद्ध संत की अगर बात करते हैं तो देखिए इसे बौद्ध धर्म का जो संस्थापक है वो आपका गौतम बुद्ध है। गौतम बुद्ध है। और बहुत सारे बौद्ध संत भी हुआ करते थे। हमारे बिंबिसार बौद्ध धर्म को मानने वाला पहला राजा है। हाँ, हमारे जो बिंबिसार है, वो बिंबिसार जो है वो बौद्ध धर्म को मानने वाला पहला राजा है। सबसे पहले कोई राजा अगर बौद्ध धर्म को माना है तो वो है बिंबिसार। और बिंबिसार एक ऐसा राजा है जो बौद्ध धर्म के मानने के साथ साथ गौतम बुद्ध के मित्र भी रह चुके, यानी बौद्ध धर्म का अनुयायी भी रह चुके हैं और गौतम बुद्ध के मित्र भी रह चुके हैं। अगर वो कोई राजा है तो वो हमारा है बिंबिसार। चलिए आगे। अब कह रहा है इनमें से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। देखिए इनमें से अगर एल्युमिनियम का मिश्र धातु को बात करते हैं तो वो हो जाएगा मैग्नीशियम। वो कौन हो जाएगा? मैग्नीशियम। देखिएगा इसका राइट आंसर मैग्नीशियम हो जाएगा। जर्मन सिल्वर, देखिए साहब नाम लिखा हुआ है जर्मन सिल्वर, क्योंकि ये चांदी की तरह दिखता है, लेकिन हकीकत ये है कि ये चांदी नहीं है। हकीकत ये है कि ये चांदी नहीं है साहब। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन चांदी नहीं है, उस ऑप्शन में जर्मन सिल्वर का नाम रहता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिएगा चांदी के बाद विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो होता है ना, वो तांबा होता है। यहाँ पे पीतल दे दिया, ध्यान नहीं दिए। कांसा, सिंधु सभ्यता को हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। सिंधु सभ्यता जो है ना, तो सिंधु सभ्यता को हम लोग कहते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। कांसा जो होता है वो तांबा और प्लस टीन का मिश्रण होता है। तांबा और टीन का क्या होता है? मिश्रण होता है कांसा। चलिए ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ 31 दिसंबर। हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में लंदन में हुआ था। लंदन में, जो लंदन जो है ना, ये खुद टेम्स नदी के तट पे है। जो लंदन जो है वो है साहब टेम्स नदी के तट पे है। ये जो आपका लंदन है वो टेम्स नदी के तट पे है। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी अपना जो पहला फैक्ट्री जो था, ये अपना पहला फैक्ट्री जो था अस्थाई फैक्ट्री, ये अपना जो पहला अस्थाई फैक्ट्री जो था, ये अपना पहला अस्थाई फैक्ट्री 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया था। सूरत में स्थापित किया था।
और ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना भले 1600 ईस्वी में हुआ है, लेकिन इसका अंत हुआ ये कंपनी का 1858 ईस्वी में। इसका कारण है साहब 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति, जब 1857 की क्रांति हुई ना, तो यही क्रांति से इस कंपनी का अंत भी हो गया। चलिए आगे, कह रहा परमाणु के नाभिक में कौन से अवयव रहते हैं। देखो साहब ये परमाणु है, ठीक है, तब हाँ सॉरी, देखिए ये परमाणु है, ये परमाणु है, ठीक है, और ये परमाणु का नाभिक है। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन जो है ना वो चारों ओर चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो कह रहा परमाणु के नाभिक में कौन सा अवयव है, तो ये हो गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब देखो आवेश की बात करते हैं ना, तो न्यूट्रॉन आवेश की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन में जो आवेश होती है, इलेक्ट्रॉन में जो आवेश होता है वो -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम होता है। और ये जो प्रोटॉन में जो आवेश होता है, प्रोटॉन में जो आवेश होता है वो होता है +1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। और न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता साहब, न्यूट्रॉन जो होता है इसमें कोई आवेश नहीं होता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का जो खोज किया है ना वो किया है जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का खोज किया जे थॉमसन किया है, जे थॉमसन किया है। और ये प्रोटॉन है तो इसका किया गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन। और फिर गया कहाँ, न्यूट्रॉन बचा। तो न्यूट्रॉन का जो खोज किया है वो किया है चैडविक। कौन किया है, चैडविक। देखिए ये आपकी खोज करता हो गया साहब। देखिएगा इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया है, इलेक्ट्रॉन का खोज किया है जे थॉमसन, ठीक। और प्रोटॉन का खोज किया कौन किया है, प्रोटॉन का खोज किया है गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन का खोज कौन किया है, तो न्यूट्रॉन का खोज किया है साहब चैडविक। चलिए अब आगे आइए, कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई। तो देखिएगा भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, एक पुरानी पार्टी थी जिसका नाम था भारतीय जनसंघ पार्टी, भारतीय जन संघ पार्टी, भारतीय जनसंघ पार्टी। इसकी स्थापना हुई थी 1951 में, इसकी स्थापना हुआ था 1951 में, 1951 में। और इसका जो संस्थापक जो था, वो जो संस्थापक थे उनका नाम था श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा हाँ, इसका जो संस्थापक जो था, इसका जो संस्थापक जो थे उनका नाम था श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो भारतीय जनसंघ का स्थापना 1951 ईस्वी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। लेकिन इसी भारतीय जनसंघ का विलय हो गया, विलय हो गया 1980 में। इसी भारतीय जनसंघ का क्या हुआ, विलय हुआ 1980 में। और 1980 में एक नया पार्टी बना साहब, जिस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी हो गया साहब। तो यही ने पूछ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुआ। आज ये देश की सबसे बड़ी पार्टी है। चलिए अब आगे की बात करते हैं। कौन देश निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अब देखिए लोकतंत्र की अगर बात किया जाए, देखिए लोकतंत्र की बात किया जाए तो लोकतंत्र का मतलब होता है जनता की शासन। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि निश्चित समय के लिए काम करेगा। लोकतंत्र में गद्दी में बैठने वाले व्यक्ति जनता के प्रति जवाबदेही होता है, उसे जनता को जवाब देना पड़ेगा। तो लोकतंत्र को दो भागों में बांटा गया है, एक है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और एक है साहब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सत्ता को सीधे जनता डील करता है, सीधे सत्ता को डील करता है जनता। जैसे में स्विट्जरलैंड, जैसे में स्विट्जरलैंड, यहाँ राष्ट्रपति का कार्यकाल एक ही वर्ष का होता है। और जिस स्विस बैंक का आप नाम सुनते हैं, काला धन काला धन, वो स्विस बैंक यहीं पे था। तो स्विट्जरलैंड में लोकतंत्र है, लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। यहाँ क्या है,
प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। जो व्यक्ति राजा बनता है, जो व्यक्ति गद्दी बैठता है वो निश्चित समय के लिए गद्दी बैठता है और उसे हटना पड़ता है, लेकिन उसको डीलिंग कौन करता है? सीधे तौर पर जनता। लेकिन हमारे यहाँ जनता बहुत ज्यादा है साहब, आबादी बहुत बड़ी है, और इस आबादी हर व्यक्ति का हर मन होता है, हर व्यक्ति की हर विचार होती है। तो इसीलिए हमारे यहाँ हर व्यक्ति मिलकर अपना अपना पसंद का नेता चुनता है, और जिस नेता को ज्यादा वोट पड़ता है वो नेता सत्ता को संभालता है। तो हमारे यहाँ तो, हमारे इंडिया में तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। हमारे भारत में कैसा लोकतंत्र है? तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। भारत में कैसा है? स्विट्जरलैंड में कैसा है? तो प्रत्यक्ष है। तो हाँ, तो देखिए भारत में लोकतंत्र है, लेकिन भारत में लोकतंत्र है अप्रत्यक्ष वाले, अप्रत्यक्ष वाले। और इंग्लैंड में राजशाही शासन है साहब, इंग्लैंड में राजशाही शासन है। और नेपाल में भी लोकतंत्र है, लेकिन अभी नेपाल में हिंदू राष्ट्र को लेकर, राजशाही को लेकर मांग चल रही है। वहां के लोगों का कहना, नेपाल में 2008 में राजशाही सत्ता खत्म हो गया था। 2008 से पहले नेपाल में राजा हुआ करता था, लेकिन 2008 में नेपाल से राजा का सिस्टम खत्म हो गया, राजा खत्म हो गया। और जब राजा खत्म हो गया नेपाल में, तब उसके जगह पे आ गया राष्ट्रपति। लेकिन अब उनसे देश चल नहीं रही है, तो नेपाल में दोबारा राजा का मांग हो रही है। अब आगे आइए, निम्नलिखित में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? देखो विधान परिषद की बात करते हैं, 6 राज्यों में विधान परिषद है साहब, 6 राज्यों में विधान परिषद है। एक हमारा उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, उत्तर प्रदेश में। 2 हमारा बिहार में हो गया, दूसरा हमारा बिहार हो गया। 3 में आप आंध्र प्रदेश को ले लीजिए, आंध्र प्रदेश। 4 में आप तमिलनाडु उठा लीजिए, तमिलनाडु। 5 में आप तेलंगाना, 4 में आप तेलंगाना रख लीजिए। 5 में आप रख लीजिए महाराष्ट्र, और 6 हो गया कर्नाटक। 6 क्या हो गया? कर्नाटक हो गया। तो ये 6 राज्य है जहां विधान परिषद है। तो भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो 6 राज्यों में विधान परिषद है। एक उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा तेलंगाना, 5वां महाराष्ट्र, 6ठा कर्नाटक। अब कह रहा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो देखिए कर्नाटक का नाम तो अभी किया, उत्तर प्रदेश, गुजरात का नाम नहीं आया। तो गुजरात में विधान परिषद आपका नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन संघवाद की विशेषता है? सत्ता का केंद्रीकरण, सत्ता का जो केंद्रीकरण जो है ना साहब, उस संघवाद का क्या है? विशेषता। ऐसे भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं, असत्य लिखिए, क्या ठीक है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है, ये पूछ रहा है। तो कह रहा है कि वर्ष 1971 में दहेज निरोध अधिनियम बना था, गलत बात। वर्ष 1961 में बना था। वर्ष 1961 में दहेज निरोध अधिनियम बना था, ये लिख दिया 1971। एक ऑप्शन के हिसाब से यही सही होगा, समझे। अब आगे आइए, किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? तो वो है स्पेन का गृह युद्ध। वो कौन हो जाएगा? स्पेन का गृह युद्ध। देखिए स्पेन की अगर बात किया जाए तो स्पेन जो है ना, अब देखिएगा ये स्पेन, हाँ स्पेन की अगर बात किया जाए तो देखिएगा ये यहाँ पे स्पेन है, यहाँ पे स्पेन है, ठीक है। और उसके नीचे पाइएगा तो मिलेगा मोरक्को, और यहाँ पे एक जल संधि है, उस जल संधि का नाम है जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि। और इस तरफ हो गया आपका भूमध्य सागर, और इस तरफ हो गया अटलांटिक महासागर। पूछता है कि जिब्राल्टर जल संधि किस देश में है? स्पेन में और मोरक्को में। जिब्राल्टर जल संधि किस देश में है? स्पेन में और मोरक्को में। और किसको जोड़ती है? अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को। जिब्राल्टर को तो भूमध्य सागर का कुंजी तक कहा जाता है। जिब्राल्टर जल संधि जो है वो भूमध्य सागर का कुंजी है। पूछता है कि भूमध्य सागर का कुंजी किसे कहते हैं? जिब्राल्टर को कहते हैं। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? देखो साहब, बताया जाता है कि महात्मा गांधी जब 1922 में
असहयोग आंदोलन वापस ले लिए। असहयोग आंदोलन, महात्मा गांधी जब 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन असहयोग आंदोलन असहयोग आंदोलन जब वापस ले लिए तो महात्मा गांधी और कांग्रेस से नाराज होकर 1 जनवरी 1923 ईस्वी को इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास और विठल भाई पटेल भी थे, जैसे लोगों ने मिलकर एक पार्टी बनाई जिस पार्टी का नाम रखा गया स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी का स्थापना किससे नाराज होकर हुआ? असहयोग आंदोलन से नाराज होकर। किसको फोड़ के किया गया? कांग्रेस को फोड़ के किया गया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुआ। यह हुआ इलाहाबाद में। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास इसका संस्थापक है। चित्तरंजन दास इसका अध्यक्ष है। तो मोतीलाल नेहरू इसका महासचिव थे, इसका सचिव थे। इसका क्या थे? सचिव थे। और ये जो सम्मेलन हुआ था ना, ये सम्मेलन हुआ था साहब आपका इलाहाबाद। ये कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। अब इलाहाबाद को हम लोग प्रयागराज कहते हैं, गंगा यमुना की संगम। अहमदाबाद जो है ना, हाँ, ये है आपका साबरमती नदी के तट पर। लाहौर तो पाकिस्तान में चला गया साहब, पंजाब का हिस्सा था पहले। लखनऊ आपका हो गया गोमती नदी के तट पर हो गया। आगे आप आइए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस क्षेत्र में सहयोग दिया? ये महिला सशक्तिकरण में सहयोग दिया साहब। महिला विधवा पुण्य विवाह ये आया था 1956 में। गलती, ये आया था 1856 में। कब आया था? 1856 में। तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के ही सहयोग से आया। किसके सहयोग से आया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस क्षेत्र में सहयोग किया? महिला सशक्तिकरण में। क्या किया? महिला विधवा पुण्य विवाह लेके आया था साहब अंग्रेज 1856 में, लेकिन सपोर्ट इन्हीं का रहा। अब आगे आइए। फिर अगर प्रति विषुवतीय धारा की प्रवाह दिशा पश्चिम से पूरब होता है। आगे, समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को कहते हैं आइसोबार। इसे कहते हैं साहब आइसोबार। फिर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ नहीं है? देखिएगा, ये हो गया भारत, ये हो गया पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान की जो बीच रेखा है वो है रेड क्लिफ रेखा साहब, वो है रेड क्लिफ रेखा। ये रेड क्लिफ रेखा एक प्रकार का अध्यारोपित रेखा का मतलब होता है कि जब दो देशों की सीमा रेखा तीसरे देश खींचे तो वैसे सीमा रेखा को हम अध्यारोपित रेखा कहते हैं। देखिए, भारत का गुजरात जो है वो पाकिस्तान की बॉर्डर से सटा हुआ है। भारत का राजस्थान पाकिस्तान की बॉर्डर से सटा हुआ है। सबसे लंबा सीमा पाकिस्तान के साथ सबसे लंबा सीमा राजस्थान का है साहब। भारत का पंजाब सटा हुआ है। भारत का जम्मू कश्मीर सटा हुआ है। भारत का लद्दाख सटा हुआ है। अब कह रहा कौन सा राज्य पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ नहीं है? गुजरात सटा हुआ है, ये है। राजस्थान सटा हुआ है, ये है। पंजाब है, ये है साहब। हिमाचल प्रदेश होगा। हिमाचल प्रदेश पाकिस्तान की सीमा से नहीं सटा हुआ। गुजरात है, राजस्थान है। पाकिस्तान के साथ सबसे लंबा सीमा राजस्थान का है। फिर पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया और लद्दाख हो गया। नीफे में होता है। देखो, ये पृथ्वी है ना, तो पृथ्वी ए हो गया साहब। अब ये हो गया। अब देखो, पृथ्वी के जो सबसे बाहरी परत होता है ना, उसको बोलते हैं सियाल। सेकंड वाले परत को बोलते हैं हम लोग सीमा। और जो अंदर की जो परत है ना, उसको नीफे बोलते हैं। नीफे। देखो, सियाल जो होता है ना, उसको में सिलिका और में एल्युमिनियम रहता है। सियाल जो होता है उसको में सिलिका और प्लस एल्युमिनियम रहता है। तो पृथ्वी के जो सबसे ऊपरी परत होती है, ये सब नाम रखने वाला व्यक्ति का नाम है सुरेश। ये सब नाम दिया कौन है? सिलिका, सियाल,
सीमा, निप है, ये सब नाम कौन दिया? सुयश ने दिया है। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को हम बोलते हैं सियाल। ये सिलिका और एल्यूमिनियम का बना होता है। दूसरा परत का नाम है सीमा। ये साहब आपका सिलिका और मैग्नीशियम का बना होता है। सिलिका और मैग्नीशियम का बना होता है। ये इसको सबसे अंदर की परत को बोलते हैं निप है। ये निकेल और फेरस का बना होता है। ये निकेल और फेरस, फेरस मतलब लोहा, फेरस मतलब लोहा, लोहा। तो क्या कह रहा है? निफे में क्या होता है? सिलिका होता है, मैग्नीशियम होता है, लोहा होता है, सोना होता है। क्या होता है? लोहा होता है। अब आगे, किस प्रकार के पौधे में घनन मांसल गुदेदार तने होते हैं? तो वो हो गया साहब ये मरुद्भिद पौधा होगा। कौन पौधा होगा? मरुद्भिद होगा। मरुद्भिद मतलब वो पौधा जो गर्म और शुष्क क्षेत्र में होता है। गर्म और शुष्क क्षेत्र में होता है, मतलब बोले तो ये पौधा रेगिस्तान में होता है साहब। कहाँ होता है? रेगिस्तान में। इसको जीरोफाइट कहते हैं, जीरोफाइट। रेगिस्तान में उगने वाले पौधे को हम लोग जीरोफाइट कहते हैं। ये तो वो तो मरुद्भिद होबे किया। तो मरुद्भिद पौधे को हम लोग जीरोफाइट कहते हैं साहब। जैसे में कैक्टस, इसमें क्या कहते हैं? कैक्टस। ये सब ऐसे पौधे होते हैं जिसके पत्ते जो होते हैं ना, वो सूल बन जाता है। सूल मतलब सूल में कांटा बन जाता है, कांटा। अब से पूछेगा किस पौधे की में पत्ते नहीं होते, उसके पत्ते तो कांटे बन जाते हैं। तो कैक्टस, जीरोफाइट, नागफनी, ये सब बोलना है आपको। देखो साहब, अभी हाँ, पत्ता नहीं रहता है ना कैक्टस में, पत्ता नहीं रहता तो इसका तना जो होता है ना, इसका तना ही प्रकाश का संश्लेषण करता है। हाँ, प्रकाश का संश्लेषण करेगा। तो आपसे पूछेगा कि कौन सा ऐसा पौधा है जिसका तना करता है प्रकाश का संश्लेषण, तो वो हो जाएगा कैक्टस या तो फिर नागफनी, क्योंकि उसमें तो पत्ता रह भी नहीं करता, उसका तो पत्ता सूल बन जाता है, निकाटा बन जाता है। और इसका जो तना जो होता है ना, वो घना होता है, मांसल होता है, गुदेदार होता है, गुदेदार होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मरुद्भिद। चलिए अब आगे, भूपट्टी के ऊपरी हिस्सा भी हम पढ़े ना, सियाल, सीमा, निफे, इसका ए हो जाएगा, सियाल हो जाएगा। ठीक है। ट्रांस हिमालय का कौन सा पर्वत श्रेणी भारत में नहीं है? देखो साहब, ट्रांस हिमालय जो है ना, वो सबसे उत्तरी हिमालय है। जो ट्रांस हिमालय जो है, ट्रांस हिमालय जो है वो सबसे उत्तरी हिमालय है, उत्तरी हिमालय है। ये इसको हम तिब्बती हिमालय भी कहते हैं, तिब्बती हिमालय भी कहते हैं, तिब्बती हिमालय। इसका उत्पत्ति तो हिमालय से भी पहले हो गया। ये चारों का चारों ट्रांस हिमालय का पर्वत श्रेणी है। लेकिन काराकोरम पर्वत श्रेणी जो है ना, वो भारत में पड़ता है, लद्दाख भी पड़ता है भारत में। अरे केटू इसी पर न है जी। अब देखिए, जास्कर जो है ना, ये भी पड़ता है भारत में, लेकिन कैलाश पर्वत जो है ना, वो तिब्बत में पड़ता है। तिब्बत है चाइना में। कहाँ पड़ता है? चाइना में। तो क्या पूछ रहा? ट्रांस हिमालय का कौन सा पर्वत श्रेणी भारत में नहीं है? कैलाश पर्वत श्रेणी भारत में नहीं है। कैलाश पर्वत श्रेणी तो तिब्बत में है, तिब्बत चीन का गुलाम है, तो भारत में थोड़ा हो जाएगा। ये आपका बिहार पुलिस का पॉइंटेड क्वेश्चन था जो आपको बता दिया गया।